जहाँ कुछ लोग एक बड़ी बर्फ की मोटी परत में लगभग 3000 साल से दबी एक लड़की को देखते हैं। ऐसे में वो लोग आर्कन कोड नाम की संस्था को इमीडिएटली कॉल करके उस लड़की के बारे में बता देते हैं। बट वो लड़की पूरी तरह से होश में थी। वो ऐसे उठकर बात करने लगती है मानो कि वो नींद लेकर उठी हो। उसकी आवाज सुनकर वो लोग डर जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। ऐसे में वो लड़की टेलीपैथी से बताती है कि वो एक फॉर्मर गॉड है, लेकिन वो गॉड कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो इस एरा के अच्छे प्लेयर्स चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हमें यहाँ मालूम लगता है कि अब इंसानों और गॉड्स के बीच गेम होना शुरू हो चुके हैं। ये गेम्स इस पूरी दुनिया में खेले जाते हैं बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस। गेम भी ऐसे जिनमें लावा में जाना पड़े, आसमान से कूदना पड़े और बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ना पड़े, लेकिन इन गेम्स में मौत नहीं, हार या जीत होती है। अब हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है फे, जो कि अपने होम टाउन में लगभग 6 महीनों बाद आया था। अब हम यहाँ आर्कन कोड के र्यून ब्रांच का सीन देखते हैं जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर भी काम किया करता है। यहीं हम वहाँ की चीफ को देखते हैं जो फे के वापस आने पर काफी खुश होती है। अब चीफ फे को 17th फ्लोर पर चलने को कहती है ताकि वो उसे गॉड एंड ह्यूमन के बीच चल रहे गेम की बात कर सके। 17th फ्लोर में जाते दौरान चीफ फे को बताती है कि वो उसे एक लड़की से मिलाना चाहती है जो चाहती है इस एरा के बेस्ट प्लेयर से लड़ना, एंड इस एरा का बेस्ट प्लेयर है फे। इस पर फे पूछता है कि क्या वो एक गॉड है। इस पर एक्सप्लेन करते हुए चीफ बताती है कि हाँ, वो एक गॉड है जिसे 1 साल पहले हमारे आर्कन में लाया गया था। ये गॉड डेफिनेटली काफी अलग है बिकॉज आज से 3 साल पहले ह्यूमंस के साथ हाइड एंड सीक खेलते वक्त वो खेलते दौरान सो गई थी एंड एक्सीडेंटली वो लगभग 3000 साल तक सोती ही रह गई, वो भी एक आइस की मोटी परत में। फे इस बात से चौंक जाता है कि कोई एक्सीडेंटली आइस की मोटी परत में 3000 साल तक कैसे ये सो सकता है। ऐसे में चीफ बताती है कि गॉड्स का शरीर रेयर शरीर होता है, उनमें आग जैसी गर्मी भरी है, इसीलिए ऐसी मोटी बर्फ की परत भी उस गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन साथ ही याद रखने वाली बात यह है कि ये एक फॉर्मर गॉड है, इसकी पावर पहले से कम है, लेकिन स्टिल हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना है। अगर उसे गुस्सा आया तो ये सिटी वर्ल्ड मैप से कुछ ही घंटों में गायब हो जाएगी। ऐसे में चीफ चाहती है कि फे उस गॉड पर निगरानी रखे एंड पता लगाए कि ये गॉड आखिर उनसे चाहती क्या है। देखो, ये चीज फे के लिए भी काफी डेंजरस थी, एक गॉड पर नजर रखना, लेकिन ये जॉब फे के लिए सूटेबल थी क्योंकि फे पर अराइज पावर थी जो उसे इमॉर्टल बनाती है। ये पावर सिमिलर है सोलो लेवलिंग के जिन्वो की तरह। अब फे उस गॉड के रूम में आता है जहाँ आकर वो फर्स्ट टाइम उस गॉड से मिलता है। चीफ गॉड को बताती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रही थी। फे अब तक लगभग 3 मैच जीत चुका था। इस गॉड का नाम था लेओलेशा। ये लड़की फे को किसी लड़की की याद दिला रही थी जिसे वो अपने बचपन में मिला था। तो यहाँ लियो सीधे काम पर आती है। वो कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, इस गेम के थ्रू ही हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। ना वो दोनों एक मैच कार्ड गेम खेलते हैं। इन कार्ड्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जैसे नाम, ड्रीम, प्लेस, टाउन एंड गेम काफी सिंपल है। उन दोनों को एक चांस मिलेगा जिनमें उन्हें सेम कार्ड चूज करके ढूंढना होगा। मैच कार्ड मिलने पर उनमें लिखा सवाल वो उनसे पूछ सकते हैं, लाइक उनका नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। तो अब वो गेम शुरू करते हैं। गॉड लियो अपने मैजिक से उन कार्ड्स को हवा में उड़ा देती हैं। हर कार्ड अपनी अलग ऑर्बिट एंड स्पीड में उड़ रहा होता है। गेम खेलने से पहले ही फे तय कर लेता है कि वो अपने चूज किए कार्ड्स को याद रखेगा कि वो किस जगह से लिए थे एंड बाद में वो किस जगह प्लेस होंगे। तो पहले 2 कार्ड्स फे चूज करता है। उसे मिलते हैं होम टाउन एंड ब्लड टाइप नेम के कार्ड, बट वो मैच नहीं होते। तो इसके बाद लियो कार्ड चूज करती है, बट उसके कार्ड भी मैच नहीं होते, उसे भी होम टाउन एंड नेम कार्ड मिलते हैं। नाउ ऐसा था कि उन दोनों को एक एक होम टाउन कार्ड मिल चुका था जो कि उन्हीं कार्ड्स में अब मिल चुके थे, लेकिन फिर दिमाग वाला था, उसने होम टाउन कार्ड की लोकेशन मेमोराइज कर ली थी। ऐसे में वो होम टाउन वाले कार्ड्स ढूंढ लेता है एंड फिर लियो को उसके होम टाउन के बारे में पूछता है। लियो बताती है कि वो एलिमेंट्स नाम की जगह से है जो गॉड्स का प्लेस है। वहाँ ह्यूमंस भी आ सकते हैं लेकिन उन्हें एक स्पेशल डोर का यूज करना पड़ता है। देखो, ये गेम्स खुद गॉड्स नहीं क्रिएट करे हैं क्योंकि वो काफी बोर हो चुके थे। यही नहीं, इसके चलते उन्होंने लोगों को अराइज देना भी शुरू कर दिया जो कुछ लोगों को शक्तियां देता है एंड इन शक्तियों से वो गॉड्स के साथ गेम खेल पाते हैं। गेम्स भी एलिमेंट नाम की जगह पर होंगे, साथ ही अराइज करने वाला रियल वर्ल्ड में भी अपनी एबिलिटी को यूज कर सकता है। यही नहीं, जितनी बार एक यूजर गॉड के गेम में जीतेगा उसकी पावर रियल वर्ल्ड में भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। कुछ मेन रूल्स ये हैं कि अगर एक अराइजर किसी गॉड से 3 लगातार गेम हार जाता है तो उसे गेम खेलने नहीं दिया जाएगा, एंड अगर कोई अराइजर 10 लगातार गेम जीत जाता है तो उसे एक सेलिब्रेशन मिलेगा, लेकिन ये सेलिब्रेशन क्या है कोई नहीं जानता। नाउ फे एंड लियो एक के बाद एक गेम खेलते हैं एंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ कार्ड ऐसे भी मिलते हैं जिन पर कुछ भी नहीं लिखा होता। ऐसे में फे समझ जाता है कि लियो उसे कुछ भी सवाल पूछ सकती है। अब लियो फे को डराते हुए पूछती है कि उसका असली मोटिव क्या है। क्या फे समझ चुका था कि लियो ने उन्हें नोटिस कर लिया है तो फे फेयर गेम खेलना चाहता था, तो वो बता देता है कि उसे यहाँ निगरानी के लिए बुलाया गया है। फे का आंसर काफी ऑनेस्ट था, इसीलिए लियो शांत हो जाती है। साथ ही लियो फे से काफी इंप्रेस होती है क्योंकि ये गेम जीत या हार का नहीं बल्कि सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का था। अगर फे को मालूम भी है कि नेम कार्ड कहाँ है फिर भी उसे उठाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि फे पहले से ही लियो का नाम जानता है। यही लियो फे के साथ गॉड गेम खत्म करना चाहती है क्योंकि लियो को लगता है कि फे पर वो पोटेंशियल है जो किसी में नहीं है, एंड लियो वो गेम फे के साथ इसलिए खेलना चाहती है क्योंकि वो फिर से एक गॉड बनना चाहती है। एंड ऑब्वियसली वो सेलिब्रेशन के बारे में भी जानती है। वो बताती है कि सेलिब्रेशन का मतलब है कि तुम गॉड से जितनी चाहो उतनी विश मांग सकते हो। इसीलिए लियो एंड फे निकल पड़ते हैं अपने पहले गेम की तरफ। तो उनके पहले गेम का नाम था हाइड एंड गॉड सीक। सो इस एलिमेंट में एक लड़की होती है आस्था जिसे फे जानता है। यही हम मिलते हैं गेम रेफरी मीप से जो इस रल में रहता है, साथ ही इस जगह को टाइटन ऑपरेट करता है। ना उनका गेम हर जगह टेलीकास्ट होने लगता है। अब मीप बताता है कि ये एक नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम ही है जिसमें उन्हें टाइटन से छुपना होगा, लेकिन सिर्फ छुपना ही अकेला काफी नहीं है, छुपने के बावजूद प्लेयर आउट हो सकता है। तो गेम स्टार्ट होता है एंड गेम के अनुसार वो टाइटन सभी के पीछे पड़ जाता है। देखो, ये गेम एक टैग गेम की तरह था लेकिन दौड़ते रहना भी इनफ नहीं था। ऐसे में आस्था सोचती है कि क्यों ना वो एक बिल्डिंग में छुप जाए। इस पर फिर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उतने में ही वो टाइटन वहां आ जाता है और आस्था पर अपना पांव रख देता है। सभी को लगता है कि आस्था का खेल खत्म, लेकिन आस्था हारती नहीं बल्कि
उसका आधा शरीर लाल रंग का हो जाता है। लाल रंग की होते ही आस्था का शरीर खुद ब खुद काम करने लगता है। आस्था का उस पर कंट्रोल नहीं रहता, ऐसे में वो अपने साथियों पर वार करने लगती है। तो यहाँ 3 हिडन रूल थे, जिनमें से पहला हिडन रूल फे समझ चुका था कि जिसे भी टैप कर दिया जाएगा वो गॉड का सर्वेंट बन जाएगा। यहाँ आस्था की वजह से 3 और राइजर टैप हो जाते हैं। ऐसे में फे और लियो को आस्था से दूर भागना पड़ता है। यहाँ आस्था से दूर भागते वक्त फे ये देखता है कि आस्था का आधा शरीर ही लाल हुआ है, साथ ही वो गेम से बाहर भी नहीं निकली। तो यहाँ फे समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो आस्था को एक कोने में ले जाकर उसके मुंह को डस्टबिन से ढक देता है एंड लियो उसके लोअर हाफ पर हाथ लगाकर उसे फिर से उसकी टीम में ले आती है। सो इस गेम का हिडन रूल 2 था कि अगर हम टाइटन के सर्वेंट को टच करें तो वो वापस ह्यूमन साइड आ सकती है। आस्था को ठीक होता देख टाइटन भी गुस्से में आ जाता है। देखो, उन्हें अभी भी विनिंग रूल के बारे में मालूम नहीं चला था। यहाँ लियो फे की गेम स्पिरिट देखकर उसे काफी इंप्रेस होती है। देखो, यहाँ अभी तक लगभग 16 लोग गॉड सर्वेंट बन चुके थे एंड उनमें से बचे हैं आस्था, लियो एंड फे। देखो, लियो एंड आस्था कैसे भी करके अपने लिए टाइम बाय कर रहे थे, लेकिन नाउ वो एक बिल्डिंग में फंस चुके थे एंड सभी लोग मिलकर उनके पीछे भी बढ़ चुके थे। ऐसे में लियो कहती है कि काश उनमें से कुछ हमारी तरफ होते तो बढ़िया रहता। ऐसे में फे को एक आइडिया आता है। ऐसे में वो लियो से कहता है कि तुम गॉड के सर्वेंट का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं कुछ करता हूँ। ऐसे में फे उस बिल्डिंग की रूफ पर आ जाता है एंड वो टाइटन लियो को टच करके उसे भी अपना सर्वेंट बना लेता है। लेकिन इधर ही एक प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। फे समझ चुका था कि यहाँ एक तीसरा गेम है जिसमें अगर ये टाइटन उस एरिया की सभी बिल्डिंग को उड़ा देगा तो भी गेम खत्म हो जाएगा एंड ऐसा ही कुछ वहाँ होता है। फे उसका सर्वेंट नहीं बनता। तो यहाँ फे उस टाइटन से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे इस हाइड एंड गॉड स्ट्रीक गेम में एक तीसरा गेम है और उसका नाम है रिवर्सी। ये एक जापानीज बोर्ड गेम की तरह है। बोर्ड गेम में 2 कलर्स की गोटियां होती है, एक काली और एक सफेद, जो कि एक स्क्वायर बोर्ड में रखी जाती है। इसमें दोनों प्लेयर्स की एक एक करके बारी आती है। अगर तुम अपना दाव खेलते हो तो आसपास की गोटियां भी अफेक्ट होती है। जैसा कि तुमने आस्था को छुआ तो उससे आसपास के लोग भी अफेक्ट हो गए। ऐसे में फे ने बताया कि बस हमने तुम्हारे प्लान को रिवर्स कर दिया। अब इस और लियो, जो कि मानो एक व्हाइट पीस है, आस्था की हेल्प लेकर सभी ब्लैक पीस यानी गॉड सर्वेंट को अपनी एबिलिटी से रोक लेती है एंड लियो सिर्फ एक लड़के को हाथ लगाती है एंड बोर्ड गेम के अनुसार उसके हाथ लगाते ही आसपास की गोटियां अपने आप ही उनके साइड हो जाती है। यानी अब 10 जने ह्यूमन साइड थे एंड 9 जने गॉड के साइड में एंड सभी बिल्डिंग के ब्रेक होते ही टाइम भी खत्म हो चुका था। इसका मतलब ये था कि ह्यूमन की टीम ये गेम जीत चुकी थी। नाउ इसे देखकर टाइटन काफी खुश होता है क्योंकि गेम यही था कि ह्यूमन या गॉड दोनों में से किसकी साइड लोग ज्यादा हैं। अब गेम खत्म होने के बाद फे चीफ के पास आता है। चीफ भी काफी खुश थी फे की विक्ट्री से। चीफ बताती है कि तुम और लियो काफी अच्छा प्ले कर रहे हो साथ में। तुम्हारे आने से पहले लियो अकेला खेला करती थी। ऐसे में फे को भी अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ वो भी अकेला खेला करता था। शायद कोई उसके साथ खेलना पसंद ही नहीं करता था। तो अब यहाँ चीफ फे को एक कार्ड देती है एंड शायद इस कार्ड को फे काफी पहले से ही लेना चाहता था। अब फे लियो के कमरे में आता है जहाँ वो अपने मैच का ही हाईलाइट देख रही होती है। यहाँ लियो पूछती है कि फे तुम गेम जीतकर क्या विश मांगोगे। इस पर फे बताता है कि जब वो छोटा था तब एक लड़की उसके साथ खेला करती थी जिसके बाद बिल्कुल लियो तुम्हारी तरह थे। शायद वो दोनों किसी तरह से रिलेटेड हैं। फे बस उससे एक बार फिर मिलकर थैंक यू बोलना चाहता है। इस पर लियो हंसने लगती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है वो मैं थी? नहीं, मैं तो 3000 सालों से बर्फ में दबी थी, लेकिन वो चाहेगी उसकी विश पूरी हो। देखो, लियो तो अगले गेम के लिए भी रेडी थी, पर चीफ उसे समझाती है कि कोई गेम तुम दोनों मिलकर अकेले ही नहीं जीत सकते। एक गेम में स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, उन्हें मिलकर खेलना पड़ता है। चीफ के अनुसार जिस गेम को 10 से ज्यादा लोग खेलते हैं उनमें जीतने के चांस केवल 4% है। वहीं 20 लोग साथ मिलकर खेलें तो परसेंट रेशो 11% हो जाता है। इसलिए चीफ उनके नए टीममेट्स जुड़ने का बार फे पर डाल देती हैं। अब अगले दिन फे एक फॉर्म बनवाता है जिसे फिल करके लोग उनसे जुड़ सकते हैं। वहीं वो कुछ कॉन्टेक्ट बिठाता है ताकि वो किसी बनी बनाई टीम में ही जुड़ सके। ऐसे में वो अपने दोस्त एस्लान को फोन करता है। फे एस्लान से पूछता है कि क्या तुम्हारी टीम में जगह खाली है। तो इतना सुनते एस्लान खुशी से कहता है कि वो उससे जुड़ने के लिए तैयार है, पर एस्लान तभी उसे मना कर देता है जब फे उसे लियो को भी उसके साथ जुड़ने को कहता है। एस्लान कहता है कि हम लियो को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए बिकॉज एक बार एक टीम हार चुकी थी। ऐसे में वो गॉड्स गेम को बकवास बोलने लगे एंड ये चीज लियो ने सुन ली एंड इसके बाद क्या, लियो ने सभी को पीट पीट कर हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया। इस पर लियो सॉरी फील करते हुए कहती है कि वो उससे गलती से हो गया था। फिर एक और टीम में अप्लाई करने की सोचता है, पर लियो का नाम सुनते ही वो लड़की भी हैंग अप कर देती है बिकॉज उसे भी लियो ने हॉस्पिटल की सैर करवा रखी है। बट वो ह्यूमन नेचर के बारे में ज्यादा नहीं समझती। फिर धीरे धीरे समझ रहा था कि शायद इसको समझने के लिए लियो अलग अलग किताबें पढ़ती रहती है। फिर ये सोच रहा होता है कि काश कोई टेलीपोर्टर उनकी टीम में होता तो काफी अच्छा होता। ऐसे में ही एक टेलीपोर्टर वहाँ टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर उसे नहीं जानता था, पर वो उससे काफी इंप्रेस हुआ था। ऐसे में फे एंड लियो उसके पीछे जाने लगते हैं। असल में इस लड़की को रिजाइन चाहिए था। इस लड़की का नाम था पर्ल डायमंड। इसे रिजाइन करने से फे एंड लियो दोनों रोकते हैं एंड उसे अपनी टीम में जुड़ने को कहते हैं। पहले तो वो मानती नहीं, पर आइसक्रीम का नाम लेते ही मान जाती है। अब आइसक्रीम खाते वक्त फे डायमंड से पूछता है कि वो रिजाइन क्यों करना चाहती है। वो बताती है कि उसकी टीम गेम उसकी वजह से हारे। उस गेम में लीडर को प्रोटेक्ट करना था, यही एक गॉड उसके पीछे पड़ा था। हार के डर से वो अपने लीडर के साथ ही अपनी पोजीशन स्विच कर देती है एंड लीडर को छूते ही वो गेम भी हार जाते हैं। डायमंड के लिए पहली हार थी एंड इसीलिए वो रिजाइन करना चाहते थे। इस पर लियो कहती है कि तुम्हारी टीम ही घटिया थी कि हमारे साथ हाथ मिला लो, हम तुम्हारी हार पर भी गुस्सा नहीं होंगे। इस पर डायमंड उसे इनकार करके वहां से भाग जाती है। लेकिन फिर भी फे उसे अपनी टीम में रखना चाहता था, इसीलिए नहीं क्योंकि उसकी पावर्स अच्छी हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहता डायमंड गेम से नफरत करे। ऐसे में फे उसका घर ढूंढ कर वहां आ जाता है, लेकिन उसके कमरे में घुसते ही वो देखता है कि डायमंड अपने कपड़े बदल रही होती है। इसलिए उन तीनों के लिए एक एक्वर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इधर कपड़े चेंज करने के बाद जहाँ स्टिल डायमंड अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, सब उसी की गलती है ऐसा वो समझ रही थी। इस पर लियो गुस्सा होकर कहती है गॉड्स
गेम में गॉड्स का जीतना एक नॉर्मल बात है, लेकिन उसके लिए वो लोग तुम्हें ब्लेम क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को ही गेम खेलना नहीं आता। इस पर फे कहता है कि तुम एक बार फिर अपनी टीम के साथ खेलो, इस बार गेम जीतने में वो उनकी मदद करेंगे। अभी तक डायमंड को सिर्फ एक हार मिली थी और उसके टीममेट्स को 2 हार, इसीलिए अभी भी उन पर चांस था एंड फे उनकी मदद करेगा जीतने के लिए। इन वर्ड्स को सुनकर डायमंड उसके साथ जुड़ने को रेडी हो जाती है। अब वो अगले दिन उसी की टीम के साथ गेम प्ले करने आते हैं। डायमंड काफी डरी हुई थी, बट गेम में एंटर करते ही वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। उन्हें एक जायंट ड्रैगन भी दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई से किसी का भी सेफ लैंडिंग पॉसिबल नहीं था। ऐसे में लियो अपनी साइकिक पावर से सभी की स्पीड को कम कर देती है, लेकिन ये ड्रैगन लियो पर वार करने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी ड्रैगन के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ हम टीम के लीडर ऑरवान को देखते हैं। ऑरवान बताता है कि उनके 3 लोग नीचे गिर गए थे, तो शायद वो रियल वर्ल्ड में चले गए होंगे। साथ ही इस ड्रैगन के चारों तरफ फेल्स एंड पिरानाज हैं, जो शायद हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकते हैं। बट इन्फर्नो टीम इस बात से डरी हुई थी, अगर वो आज हारी तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन इनका लीडर काफी ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, वो सबको चीयर करता है। यहाँ भी एक गेम एक्सप्लेनर मीप होता है जो बताता है कि ये एक फाइंडिंग वर्ड गेम है। इसमें तुम्हें वो वर्ड ढूंढना होगा जो ये ड्रैगन ओरोबोरस बोलना चाहता है, एंड टाइम के साथ वो वर्ड भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ गेम शुरू होता है। एक बड़े घेरे में ड्रैगन के चारों ओर बिजली चमकना चालू हो जाती है। सभी एक एक करते में फे बोलता है आउच, जिसे बोलते ही वो बिजली गायब हो जाती है। एक्चुअली ये वर्ड लियो के मुंह से निकला था जब इस ड्रैगन ने उस पर हमला किया था। अब उत्तर सही होने के बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आउच वर्ड अभी तक ड्रैगन ने नहीं बोला था, तो सभी ऐसे में उस पर अपनी पावर यूज करके आउच बुलवाने की कोशिश करते हैं। लियो भी कर देती है, जो कि उन्हीं पर हावी पड़ जाता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। ऐसे में यहाँ मीप उन्हें 2 हिडन रूल बताता है जो कि वो बताना भूल गया था। तो पहला रूल है कि अगर तुम कोई सी भी हरकत करते हो तो कुछ नया होगा, एंड अगर तुम पहले रूल को पार करते हो तो तुम कुछ भी थोड़े समय के लिए कर सकते हो। देखो समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन आगे समझ जाओगे। यहाँ जायंट वेल से डरकर डायमंड फे के गले से लिपट जाती है। इस बात से लियो काफी जेलस होती है एंड गुस्से में डायमंड को दूर हटा देती है एंड उसे गेम पर फोकस करने को कहती है। इससे डायमंड काफी मोटिवेट हो जाती है। ऐसे में कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें काफी अलग पैटर्न की स्किन दिखाई देती है, जिस पर ओवर कॉन्फिडेंटली डायमंड कहती है कि ये हिस्सा पक्का इस ड्रैगन की कमजोरी है, यहाँ मारने पर ड्रैगन जरूर से आउच बोलेगा। ऐसे में फे उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहता था, तो वो उसे ट्राई करने देता है। ऐसे में वो जैसे ही उस हॉर्न पर पंच करती है, वैसे ही उस हॉर्न से एक लेजर निकलती है, जो शाइनिंग स्किन होने के कारण से रिफ्लेक्ट होकर काफी सारे प्लेयर्स को गेम से आउट कर देती है। इस पर फिर एक बार केयरलेस एक्शन की वजह से डायमंड को दुखी होना पड़ता है। इस पर फिर कहता है कि डायमंड इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक गेम को जीतने के लिए हर प्रकार का प्रयास करना पड़ता है। साथ ही उसे इस एक्शन से मालूम चला कि ये इस ड्रैगन का कोई ट्रैप है। उस हॉर्न से काफी सारी लेजर बीम निकली, पर लगी सिर्फ 4 ही को। क्यों? इस पर फिर बैठकर ये पता लगाता है कि ये दूसरा हिडन रूल हमें क्या देना चाहता है। यहाँ फिर समझ जाता है कि ये बीम सिर्फ हमें इंसानों की दुनिया में भेजने के लिए नहीं, बल्कि किसी और काम के लिए है। ऐसे में फिर लियो को उस हॉर्न पर पंच करने को कहता है। लियो के पंच करते ही काफी सारे हॉर्न्स एक साथ पिंक हो जाते हैं एंड इससे एक बड़ी लेजर बीम निकलती है जो ड्रैगन ओरोबोरस को चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। साथ ही हमें ये मालूम चलता है कि वो वेल ओरोबोरस की सर्वेंट नहीं बल्कि उसी की एक दुश्मन है। ऐसे में सभी उन वेल्स पर कूद कर चढ़ जाते हैं, बिकॉज दूसरा हिडन रूल यही था कि ओरोबोरस की टेल पर हिट करते ही ओरोबोरस तुमसे फाइट करेगा। तो फाइनली सभी मिलकर ओरोबोरस को आउच बुलवाने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही फिर ने नोटिस कर लिया था कि ये ड्रैगन अपनी आंख को ढक रहा है, शायद ये उसका वीक पॉइंट है, बट आंखों तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि ओरोबोरस अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा था, जिससे बचना उनके लिए मुश्किल था। साथ ही टाइम की कमी पर फे अपना प्लान डायमंड को बता देता है। इधर लियो अपना काम कर देती है, वो ड्रैगन पर लगी आईसीड को तोड़ देती है, बट बीम की फास्ट होने की वजह से वो भी उसे बच नहीं पाती। इतने में फे उस ड्रैगन की आंख तक पहुंच जाता है एंड उस पर वार करने की कोशिश करता है। उतने में ही वो ड्रैगन अपनी बीम फे पर चला देता है, लेकिन उसी दौरान डायमंड फे को टेलीपोर्ट कर देती है एंड उसकी लोकेशन से ड्रैगन की बीम को स्विच कर देती है, जिससे उसी ड्रैगन की बीम उसे ही लग जाती है एंड इससे फाइनली वो ड्रैगन हार जाता है। इसे देख इन्फर्नो टीम काफी खुश होती है। इधर ओरोबोरस जो एक लड़की होती है जीत पर अपनी एक आंख फे को दे देती है। इधर ओरोबोरस जो कि एक लड़की होती है जीत पर अपनी एक आंख फे को दे देती है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी हार के सदमे में थी, क्योंकि इस गेम के चलते उसे गेम से रिटायर होना पड़ा था, लेकिन उसका कुछ ड्रीम था, इसीलिए उसकी नजर अब फे की तरफ थी। वो उसके गेम से काफी इंप्रेस हुई थी। अब इधर इस तरफ चीफ से हमें मालूम लगता है कि फे एंड लियो 1 महीने तक गेम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के जीतने की वजह से लोग उन्हें हीरो समझने लगे हैं। ऐसे में अपने आप को भी हीरो बनाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में डिवाइन गेम खेलना शुरू कर लिया है, इसीलिए वो गेम नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इस पर चीफ उन्हें वर्ल्ड गेम टूर के बारे में बताती है। तो ऐसे में वो चूज करके निकल पड़ते हैं मारला नाम की जगह पर, बिकॉज पिछला गेम जीतने पर लोग उन्हें यानी फे एंड लियो को अपने साथ गेम खिलवाना चाहते थे। ऐसे में वो मारला पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मिलती है नेल रेकलेस नाम की लड़की। फे एंड बाकी लोग उसका ऐसा हाल देखकर भागने लगते हैं, बट हमें मालूम लगता है कि नेल के पास काफी अच्छी स्पीड एंड पावरफुल लेग्स है। नेल बताती है कि वो एक फॉर्मर अपोस्टल यानी गेमर है एंड वो फे की स्टूडेंट बनना चाहती है। अब चाहे उसे स्टूडेंट बनने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बट मौका देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं मारला ब्रांच के आर्कन कोर्ट में, जहां वो मिलते हैं वहां के चीफ सेक्रेटरी बालेगर से, जो उन्हें वहां की सैर करवाता है और वर्ल्ड गेम टूर के बारे में बताता है, जैसे कि उनका प्लेग्राउंड बस रेडी होने वाला है और लगभग 10,000 लोग वहां गेम देखने आएंगे एंड साथ ही कल एक फ्रेंडली मैच होगा बिटवीन फे एंड समवन। अब यहाँ का चीफ उन्हें वहां की गेस्ट अपोस्टल के बारे में बताता है। यही यहाँ उन्हें ब्लैक आउटफिट के अपोस्टल दिखते हैं। इस पर चीफ बताता है कि ये एक स्पेशल आउटफिट है जो केवल इस ब्रांच के लोग ही पहन सकते हैं। तो यहाँ हम एक नए आदमी डेक्स से मिलते हैं जो सेम ब्लैक आउटफिट पहने बैठा था एंड साथ ही ये फे जितना ही टैलेंटेड लड़का है। इसने 3 गेम जीत रखे एंड 1 मैच हार रखा है। साथ ही ये बंदा यहाँ फे को अपनी टीम में ज्वाइन करने आया था, बट फे उसे मना कर देता है। ऐसे में डेक्स वहां से चला जाता है। अब रूम में बैठकर फे यहाँ की गेम एनालाइज कर रहा होता है। तभी उसे नेल के बारे में मालूम लगता है कि उसे कैसे अपने ही दोस्तों की वजह से रिटायर होना पड़ा। फे उसके लिए सॉरी फील करता है, लेकिन नेल उन्हें वहां खाना सर्व करने के लिए आ जाती है, लेकिन वो लोग उसे पहचान लेते हैं। ऐसे में नेल वहां से भाग जाती है। इधर हमें मालूम लगता है कि नेल एंड डेक्स आपस में टीममेट रह चुके हैं एंड उस टाइम पर इन दोनों का काफी बोलबाला था, बट अब नेल रिटायर हो चुकी थी, इसीलिए डेक्स उसे अनलकी कहता है एंड उसे एक ऑफर देता है कि वो उसकी टीम की एनालिस्ट बन जाए, बट नेल उसे मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ फे की ही टीम से जुड़ेगी। सो अब हमें मालूम लगता है कि फ्रेंडली मैच फे एंड डेक्स के बीच होने वाला है। जहां इधर गेम शुरू होने से पहले नेल फे से मिलती है एंड उसे वार्न करती है कि उसे जीतना ही होगा किसी भी हाल में। तो उनका मैच एक रियलिटी ग्राउंड में था एंड इस गेम का नाम था सुगोरोकू। ये गेम उन दोनों के लिए ही नया था। साथ ही गेम ऑपरेटर हमें ये समझाती है कि ये गेम 2-2
प्लेयर्स का गेम है। ऐसे में डेक्स अपनी पार्टनर कैलरिच को बुला लेती है एंड इधर फे एंड डायमंड पार्टनर बन जाते हैं। देखो गेम चीयर करने का सोचती है, तो गेम स्टार्ट होने से पहले उन सभी को एक एक कैरेक्टर चूज करना होगा। साथ ही इस गेम को जीतने के 2 तरीके हैं। ये गेम लूडो की तरह है, नंबर ऑफ कार्ड्स को चूज करके या तो सभी बॉक्सेस पार कर जाओ या फिर सामने वाले ओपोनेंट के 20 पॉइंट को घटाकर 0 कर दो। एंड पॉइंट्स घटाने के लिए उन्हें कार्ड्स दिए जाएंगे जिनमें उन्हें सीक्रेट पावर्स मिलेंगी, जिनका यूज कर वो अपने ओपोनेंट पर अटैक कर सकते हैं या खुद को डिफेंस भी कर सकते हैं। अब सभी को कार्ड्स दिए जाते हैं जिनमें अलग अलग एबिलिटी होती है। तो यहाँ टोटल 72 कार्ड्स हैं जिनका कभी भी यूज लिया जा सकता है। कार्ड्स यूज करते ही वो उनके बॉक्स में चला जाएगा। देखो कार्ड सबके सामने थे, उन पर पावर्स भी लिखी थी। तो यहाँ फे एक हीलर कार्ड देखता है जो शायद एक सीक्रेट कार्ड था। नहीं, डायमंड के पास भी एक रेयर कार्ड था बट ये मुश्किलों में ही यूज लिया जा सकता था। तो यहाँ 4 कैरेक्टर हैं, हीलर, ट्रैवलर, विजार्ड एंड टेम्पर। तो यहाँ फे ट्रैवलर चूज करता है, डायमंड हीलर एंड डेक्स एंड उसकी टीममेट विजार्ड। देखो यहाँ 3 डिफरेंट टाइप के बॉक्स हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड रेड। सिल्वर बॉक्स पर वो एक कार्ड यूज कर सकते हैं, गोल्ड पर 2 एंड रेड एक बैरियर है जहाँ जाते ही एक इंसान के 20 में से 7 पॉइंट कम हो जाएंगे। तो ऐसे में गेम स्टार्ट होता है। देखो एक रूल और है जो जान लो, कार्ड पर 1 से 6 तक नंबर है, जिसे जितना चूज करना होगा वो उतना ही बॉक्स पार करेगा। जैसे 6 किया तो 6 बॉक्स तक चला जाएगा, बट इफ एक ही बॉक्स पर 2 जने आ गए तो वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 6 नंबर आसान था इस गेम को पार करने के लिए, लेकिन इसे ओपोनेंट भी चूज कर सकता है तो एबिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पहली टर्न लेता है फे 6 नंबर बॉक्स पर एंड इसी सेम को विजार्ड भी चूज करते हैं। नहीं, फे ऑपरेटर से पूछता है कि हम अपने टीममेट से कार्ड शेयर कर सकते हैं। इस पर ऑपरेटर बताती है कि एक दूसरे से कार्ड स्वैप कर सकते हैं, शेयर नहीं, बट कार्ड सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ डेक्स अपना खतरनाक कार्ड यूज करता है। इसकी पावर से न सिर्फ ओपोनेंट बल्कि उसे भी उतना ही नुकसान पहुंचेगा। तो सब एक करके अपना कार्ड यूज करते हैं। विजार्ड सिर्फ ये चाह रहे थे कि वो कैसे भी ओपोनेंट्स के 20 पॉइंट्स घटा दे। उनमें वो सफल भी हो रहे थे। फे एंड डायमंड के 4 पॉइंट घट चुके थे। पहला फेज खत्म होता है एंड दूसरा शुरू। डायमंड के अलावा सभी 6 नंबर कार्ड चूज करते हैं। तो इधर डायमंड अपना मेगा फायर मूव यूज करती है जिससे डेक्स के 3 पॉइंट घट जाते हैं, बट डेक्स के फर्स्ट मूव की वजह से हर एक मूव का नुकसान उसे भी हो रहा था। तो यहाँ डेक्स अपना मूव यूज करता है जिससे फिर डायमंड के पॉइंट्स घट जाते हैं और 8 रह जाते हैं। इधर डायमंड फंस चुकी थी डेक्स की चाल में एंड अपने सभी पॉइंट्स गवा चुकी थी, बट इस पर अपने हील कार्ड जो उसने एक्सचेंज किया था फे से डायमंड को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देता है। यही अपनी पावर्स यूज करके फिर डेक्स के 5 पॉइंट घटा देता है एंड अपना एक अननेसेसरी कार्ड वो बॉक्स में डाल देता है जिससे उसे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। इधर हीलिंग मैजिक से डायमंड भी अपने पॉइंट्स बढ़ाकर 10 कर देती है। अब फेज 3 स्टार्ट होता है। इसमें डेक्स रेड बॉक्स को चूज करता है। देखो इस बॉक्स पर उसे 7 पॉइंट्स गवाने पड़ सकते थे, लेकिन डेक्स पर एक कार्ड था जो उस डैमेज का टारगेट एक्सचेंज कर सकता था। ऐसे में वो डायमंड को अपना निशाना बनाता है। इस मूव से 7 एंड अपने पहले मूव के प्रभाव से डायमंड के बचे 8 पॉइंट भी डेक्स उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही फे डायमंड के 4 पॉइंट्स बढ़ा देता है। ऐसे में गुस्सा होकर डेक्स अपने कार्ड का यूज करके फे की कार्ड्स को लॉक कर देता है एंड इससे सारा जिम्मा आ जाता है डायमंड पर। इधर अपना मूव करके कैलरिच सभी के पॉइंट घटाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही डायमंड अपना मूव खेलती है। वो अपने पॉइंट्स बढ़ा लेती है। पहले वो डेक्स पर अटैक कर उसके पॉइंट्स कम करती है, बट हर बार की तरह वो हर अटैक पर अपने पॉइंट्स रिकवर कर रहे थे। अब कोई भी पैंतरा न चलने पर डायमंड अपना लास्ट कार्ड यूज करती है। ये वही कार्ड था जो फे ने अननेसेसरी कहकर बॉक्स में डाल दिया था। उस कार्ड का यूज करके फाइनली फे एंड डायमंड विजार्ड्स को हरा देते हैं। फे बताता है कि वो शुरू से ही जानता था कि तुम लोग विजार्ड ही चुनोगे, बट वो ये भी जानता था कि ट्रैवलर वाला कैरेक्टर लेकर वो उनसे जीत नहीं सकता था, लेकिन इनके कार्ड्स विजार्ड से ज्यादा इफेक्टिव थे, इसीलिए वो ये गेम जीत गए। देखो अब हम डेक्स को देखते हैं। डेक्स के पास कुछ ज्यादा ही लड़की आ गई होती है, तभी क्लरिस उनके पास आकर बोलती है, क्योंकि वो बहुत फेमस है। तो फे पूछता है तुम तो क्लरिस हो ना। अब क्लरिस बोलती है तुम कल बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके केस में ये अलग है। उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो लंबा है, स्मार्ट है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो बस अपनी टीम के बारे में ही सोचता है। यहाँ वो डेक्स की बात कर रही होती है, उसे पॉपुलर ही होना था। अब पर्ल पूछती है यहाँ पर डेक्स का लंच करते हुए सब वीडियो शूट कर रहे हैं। ऐसे में क्लरिस वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लरिस और बहुत सारी लड़कियां डेक्स को लंच करते हुए शूट कर रही होती हैं। अब फिर बोलते हैं इस जगह के लोग वाकई बहुत अलग हैं, क्यों है ना नेल। तो जहाँ नेल छुपी हुई थी वहां से खड़े होकर बोलती है क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तो सब बोलते हैं हाँ हमें बहुत पहले से ही पता था। अब नेल फे के पास जाकर बोलती है मास्टर फे मैंने आपका कल मैच देखा और मुझे आप पर भरोसा है, मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब गॉड्स ने तो मुझे हरा दिया, तो मैं अब अपने आप से खेल नहीं सकती, तो क्या आप मुझे अपना एक एनालिस्ट बना सकते हो। तो फे बोलता है बिल्कुल नहीं। अब नेल निराश होते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, परेशान करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, वाकई में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तो यह बोलकर वो वहां से जाने लगती है। तभी फे उसे बोलता है क्या तुम वाकई में बस इतना ही चाहती हो। तो नेल रुक जाती है। तो फे बोलता है क्या तुम बस इतना ही चाहती हो कि तुम एक एनालिस्ट बन जाओ, सच सच बताना। नेल पूछती है आप कहना क्या चाहते हो। तो फे उसे बोलता है तुम एक काम करो, तुम हमसे कल आर्कन कोड में मिलना। अब सीन आर्कन कोड पर आता है। अब बलेगा बोलता है आप लोगों का असली बैटल अब शुरू होता है। अब आप गॉड्स गेम खेलेंगे। अभी आपकी टीम में सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं और रूल्स के हिसाब से आपको कम से कम 10 प्लेयर्स की जरूरत है, इसलिए अपनी ब्रांच से हमने आपके लिए 12 प्लेयर्स चुने हैं। तो फे उसे थैंक यू बोलता है। तभी वहां नेल आती है और बोलती है 1 मिनट मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, आपने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो बलेगा बोलता है मिस्टर फे ने बताया कि आप ही मैच देख रही होंगी, पर नेल समझ नहीं पा रही थी फे ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तो फे कहता है टीममेट्स हमेशा टीम के साथ ही खड़े रहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि बस इतना ही काफी नहीं है, इसीलिए अभी के लिए हम पर भरोसा करो। तो नेल बोलती है मैं अभी भी नहीं समझी मास्टर फे। अब लेसे पर्ल को धक्का देकर डिवाइन गेट के अंदर जाने लगती है। अब वो लोग डिवाइन गेट के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि हर जगह सिर्फ रेत ही रेत है। ये जगह बिल्कुल रेगिस्तान जैसी थी, लेकिन लेसे यहाँ की गेम के बारे में सोच रही होती है। तभी पीछे से कोई बोलता है तुम्हारा ही इंतजार था। वो लोग पलट कर देखते हैं तो वहाँ डेक्स और क्लैरिस खड़े होते हैं। तो डेक्स बोलता है आप देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। सो फे को इससे दोबारा मुकाबला करना पड़ता है। अब हमें सारे प्लेयर्स दिखाई देते हैं, जहाँ एक प्लेयर आकर बोलती है आपका स्वागत है ड्रैगन गॉड लेडी लेसे, तुम्हारा भी फे और पर्ल। अब डेक्स फे से बोलता है हाँ तो फे तुम जानते हो कि यह तुम्हारा इवेंट है, यहाँ मुझे दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुमसे मुकाबला करना शायद मेरी किस्मत में लिखा है, तुम्हारे गेम प्ले पर मेरी पहली नजर रहेगी। तो फे बोलता है
क्यों नहीं, मैं खेलूंगा। तो डेक्स बोलता है तुमसे ये उम्मीद थी, और सबसे बोलता है सारे प्लेयर्स तैयार हो जाएं और गॉड्स का सामना करें। तभी वहाँ एक पिरामिड निकल आता है और वहाँ का मीट आकर बोलता है तुम 15 लोग हो, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा था कि 17 लोग आने वाले हैं। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुमको रूल्स बताता हूँ। ये बोलकर मीट उन सबको फूल देता है। तो वो लोग सोचते हैं इस फूल का क्या करना होगा। तो मीट बताता है इसे खोते ही तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसीलिए इसको संभाल के रखना। फिलहाल तो ये सिर्फ एक ही रंग का है, पर खिलते ही ये 3 रंग के हो जाएंगे, जो कि गोल्डन, ब्लैक और व्हाइट रंग के होंगे। गोल्डन वाले को कहते हैं सनफ्लावर, और तुम्हें दिए गए फूलों से सिर्फ सनफ्लावर एक है, और ब्लैक को कहते हैं पॉइजन फ्लावर, और वो भी इसी में से एक है, और सफेद वाले को कहते हैं सैंडफ्लावर, और बाकी के 13 फूल यही वाले हैं। तुम्हारा गोल है कि तुम्हें इस पिरामिड के ऊपर जाकर ये सनफ्लावर लगाना है, तब जाकर तुम ये गेम जीत पाओगे। अब फे बोलता है गोल यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो लेसे बोलती है ये दूरी तय करने में मुझे लगभग 5 मिनट लग जाएंगे, पर रास्ते में कोई दिक्कत ना हो तो। फिर फे बोलता है दिक्कत तो आएगी। तो मीक बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मास्टर की टीम रुकावटें भी डालेगी और तुम्हारा फूल भी लेना चाहेगी, सो रेडी हो जाओ। यहाँ मीक अपना हाथ ऊपर लहराता है, तभी वो लोग देखते हैं कि सैंड के अंदर से कोई निकल रहा होता है। तब वो देखते हैं कि वो एक बिल्ली है। अब मीक बताता है तुम सबको अपने फूल इन बिल्लियों से बचाने होंगे। अगर किसी ने तुम्हारा फूल ले लिया तो तुम उसी वक्त हार जाओगे, और अगर तुम लोगों ने बिल्लियों के फूल ले लिए तो ये लोग भी ऐसे ही हार जाएंगे। और ध्यान रहे, 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारा फूल अपने हाथ से नहीं हटना चाहिए। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि सनफ्लावर कौन लगाएगा वहां जाकर। अब उन सब लोगों का डिसीजन हो जाता है। तो अब मीक उनके पास आकर बोलता है लगता है तुम लोगों ने अपना प्लान बना लिया है, तो चलो दोस्तों स्वागत करते हैं मेरे मास्टर महात्मा 2 का। तभी वहां पर एक गॉड आ जाता है जो कि एक ईगल की तरह होता है। अब वो गॉड बोलता है ये सारी दुनिया सिर्फ एक गेम की तरह है, यहाँ तक कि मेरा नाम भी, और वो अपने हाथ में एक फूल ले आता है। तो फे बोलता है इसका मतलब ये गॉड का अपना फूल होगा। तो ऐसे पूछिए क्या लगता है वो सनफ्लावर होगा। तो फे बोलता है भला गॉड के हाथों से सुरक्षित जगह कौन सी होगी, वही सनफ्लावर होगा। लेसे बोलती है मतलब वो हमसे कहना चाहते हैं आओ और इसे चुरा लो। अब वो गॉड बोलता है अब मैं इस गेम को शुरू करता हूँ, तो ह्यूमंस इस गेम को अच्छे से खेलना। अब उनकी टीम के प्लेयर सोचने लगते हैं कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो डेक्स अपने मन में सोचता है बहुत बढ़िया वे, इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो लोग पिरामिड के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो गॉड अपनी स्टिक का यूज करके बोलता है सिपाहियों पास आ जाओ। तो वो लोग देखते हैं रेत के अंदर से वो कैट निकल रही होती है। अब वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे कैट उनके पास आ रहे हैं। तो वो गॉड बोलता है मैंने सोचा कि बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। अब लेसे तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो फे अपने डिवाइस का यूज करके देखता है कि वो कैट 60 की स्पीड से भाग रही है। फिर पर्ल को बताता है कि इसका मतलब यह है कि हमें वो 30 सेकंड में पकड़ लेंगी। तो पर्ल बोलती है फिर तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है। फे बोलता है यह गेम ऐसा ही बना है, गॉड की आर्मी हमसे तेज भाग सकती है, हमें इनसे बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब एक विजार्ड कैट आगे आकर मैजिक स्पेल का यूज करती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा बवंडर आ गया था। अब उनका एक प्लेयर एक कैट पकड़ लेता है, तो दूसरा प्लेयर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर जब वो पंच मारता है तो वो देखता है कि कैट वापस से रीजनरेट हो जाती है। फिर कैट उसको भी एक मुक्का मार के दूर कर देती है और दूसरे प्लेयर का फूल ले लेती है, जिससे वो दोनों प्लेयर ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब 3 बिल्लियां कमेला पर अटैक करती हैं। तो कमेला बोलती है आगे बढ़ने की सोचना भी मत। इस पर कमेला अपने मैजिक स्पेल का यूज करती है जो कि एक आइस टाइप होता है, जिससे वो तीनों कैट जम जाती है। फिर उनके पीछे से और बिल्ली आती है, तो इस पर डेक्स अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है जिसका नाम होता है डेक्स हरिकेन। तभी पर्ल के ऊपर अब 3 बिल्ली अटैक करने आती हैं, तो वो अपने आराइस का यूज करके दूर चली जाती है। पर वो देखती है कि वो एक बिल्ली के ऊपर ही टेलीपोर्ट हो जाती है। तो बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उसका फ्लावर लेने वाली होती है। तभी वहां क्लेरिस आकर उस बिल्ली को मुक्का मारकर दूर कर देती है। फिर बोलती है मेरे पास आज भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग का लाइसेंस है, लेकिन मुझे बॉक्सिंग सूट नहीं करती। अब वो देखते हैं कि वहां एक एक करके उनके सारे साथी हारने लगते हैं। अब लेसे जमीन पे पंच मार के जमीन को 2 हिस्सों में फाड़ देती है, जिसमें सारी बिल्लियां गिर जाती है। अब वो लोग आगे भागने लगते हैं, लेकिन वो पीछे देखते हैं तो दरार वापस से भर गई थी। यहीं कैट्स भी फिर से वापस आ गए थे। फिर लेसे से बोलता है कि क्या तुम एक बार फिर से वही कर सकती हो। लेसे फिर एक बार जमीन पर पंच मारती है, लेकिन इस बार वो सारी बिल्लियां उससे जंप करके डॉज कर देती हैं। अब कमेला पर बहुत सारी बिल्लियां अटैक कर देती हैं। तो कमेला सबसे बोल देती है कि यहाँ फिर मत आना, मेरे पास सैंडफ्लावर है, अगर ये चोरी भी हो गया तो हम नहीं हारेंगे। और फिर वो अपने राइस का यूज करके सारी बिल्लियों को फ्रीज कर देती है और खुद एलिमिनेट हो जाती है। अब वो लोग आगे भागने लगते हैं। तो कैलिस डेक्स से बोलती है वैसे डेक्स तुम्हें अपना फ्लावर छुपाकर चलना चाहिए। तो डेक्स बोलता है पकड़े गए तो खेल खत्म, छुपाने का कोई फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं इसे अपने हाथ में रखूं ताकि मैं अपने टीममेट को इसे फेंक कर पास कर दूं। अब फिर से उसी स्पेल में अटैक होता है, पर डेक्स उस पर फंस जाता है। पर्ल उसके पास पोर्टल खोलने की कोशिश करती है और बोलती है मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन वो बच नहीं पाता और एलिमिनेट हो जाता है। अब क्लैरिस को गुस्सा आ जाता है। अब हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कमेला आकर बोलती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सनफ्लावर किसके पास है। तो कमेला बोलती है पक्का तो नहीं कह सकती, पर जो पिरामिड की तरफ जा रही है उनके पास में एक पॉइजन फ्लावर और सनफ्लावर हो सकता है। अब डेक्स नेल के पास आ जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नेल बोल रही होती है चलो फिर एक शर्त लगाते हैं कल होने वाले गुडविल मैच पर। तो डेक्स बोलता है यह बढ़िया रहेगा। तो नेल बोलती है मुझे यकीन है कि मास्टर फे ही जीतेंगी, और अगर मास्टर फे जीत गए तो तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगी, और अगर तुम जीते हो तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूंगी। और प्रेजेंट में डेक्स बोलता है कि तुम मुझसे सर जीत चुकी हो, तो मैं फे को जीतने के लिए तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। अब गेम पर सीन आता है, वो दोनों पिरामिड के पास पहुंच चुके होते हैं, बस अब उन्हें पिरामिड के ऊपर जाकर वो फ्लावर रखना है। अब वो गॉड फिर से अपने कैट्स को उन दोनों के पीछे लगा देता है। तो बिल्लियां फे को पकड़ लेती हैं, तो फे अपना फ्लावर पर्ल को दे देता है। तो गॉड बोलता है यही सनफ्लावर होगा, पकड़ो इसे। तो पर्ल ऊपर भागने लगती है, तो वो गॉड बोलता है तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। तो पर्ल बोलती है मैं जा सकती हूँ,
और वो अपने राइस का यूज करती है और बोलती है गेम को जीतने के दो तरीके हैं। पहला तो वहां पर जाके सनफ्लावर रख दो और जीत जाओ, और दूसरा कि गॉड से उसका फ्लावर छीन लो और उसकी स्टिक पर पंच मारकर उस फ्लावर को निकाल लो। जैसे ही वो फ्लावर खिलता है वो देखती है कि वो एक पॉइजन फ्लावर है। तो गॉड बोलता है मुझे पता था कि तुम लोग यही सोचोगे कि मेरे पास सनफ्लावर होगा, या तुम्हें लगता है कि मेरे हाथों से सेफ जगह कोई और हो ही नहीं सकती। वो बताता है कि एक और जगह है। तो गॉड यहाँ उस तालाब से एक सनफ्लावर निकालता है। फिर वो बोलता है अब एक प्लेयर ने पॉइजन फ्लावर को एक्टिवेट कर दिया है, तो अब मुझे सनफ्लावर की लोकेशन ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो वो अब लेसे और कैलिस का फ्लावर देखता है, उन दोनों में से कोई सा भी सनफ्लावर नहीं होता। अब फे बोलता है मेरे पास अभी तक 2 फ्लावर थे, सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा था जिसके हाथों से वो कैट गोलम फ्लावर नहीं चुरा पाए, पर वो गेम से बाहर हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि डेक्स जब एलिमिनेट होने वाला था तो उसने पोर्टल के जरिए वो सनफ्लावर फेंक दिया था जिसे फे ने पकड़ लिया था। तो पर बोलती है मतलब जिस प्लेयर के पास सनफ्लावर था वो डेक्स था। तो फे बोलता है और इसीलिए डेक्स सबसे आगे भाग रहा था ताकि वो जानबूझकर उस स्पेल में फंस सके। तो गॉड बोलता है बहुत अच्छे, अब देखते हैं कि तुम आगे का रास्ता कैसे पार करते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेसे के पास पॉइजन फ्लावर था जिसे एक बिल्ली ने पकड़ लिया था, और लेसे ने तभी उसका हाथ पकड़ रखा था जिस वजह से वो एलिमिनेट नहीं हुई थी। उस बिल्ली की वो फ्लावर पकड़ते ही उसे झटका महसूस होता है और वो 5 सेकंड तक रुक जाती है। तो गॉड बोलता है वैसे भी तुम 5 सेकंड में कर भी लोगे। तो तभी कैलरीज अपना अराइज का यूज करती है और फिर उसकी तरफ जंप लगाता है ताकि कैलरीज पंच करके उसे ऊपर पहुंचा सके। तो कैलरीज अपने आप से बोलती है कि वाकई आज मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, और एक पंच उसके पैर पर मार देती है। फिर दूसरा पंच रेडी करते हुए बोलती है क्योंकि आज की तारीख में डेक्स तुम्हें बहुत ज्यादा मानने लगा है, इसलिए अब मैं अपना गुस्सा तुम पर निकाल लूं, और एक और जोर से पंच मार देती है। तो अब फिर पिरामिड के ऊपर पहुंच जाता है और वो फ्लावर रख देता है और वो गेम जीत जाते हैं। अब फिर बाहर आता है तो वो नेल के पास आता है। अब फिर बाहर आकर नेल के पास आता है और उससे बोलता है मैंने सुना कि तुमने डेक्स से शर्त लगा उसे हराकर हमारी टीम की मदद करने के लिए मजबूर किया, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। तो नेल बोलती है शुक्रिया कैसा, मैं तो बस आपको गेम जीतते हुए देखना चाहती थी। फिर बोलता है बस इतना ही चाहती थी। तो नेल बोलती है कि नहीं, मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहती थी और मैं आपके साथ गेम खेलना चाहती थी। तो फिर बोलता है तो तुम हमारे साथ खेल सकती हो। तो नेल बोलती है मैं पहले ही 3 गेम हार चुकी हूं, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकती हूँ। तो फिर बोलता है इसका सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा। तो अब फिर ब्लेगा से कहकर मिरांडा को फोन लगाता है क्योंकि अब इस बार वो बुक मेकर को चैलेंज करने वाले हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मिरांडा से बात कर रहे होते हैं। तो फिर मिरांडा बोलती है ये बात सच है कि तुम नॉर्मली जीतने पर हमें एक जीत मिल जाती है। मिरांडा बताती है कि हमें नॉर्मली जीतने पर एक जीत मिल जाती है, पर बुकमेकर से जीतने पर हमें जीत तो नहीं मिलती, पर एक हार की कमी हो जाती है। तो तुम्हें बुकमेकर से खेलने के लिए तुम्हें एक डिवाइस गेट से डाइव लगानी होगी, और बदकिस्मती से माजरा ऑफिस में ऐसा कोई भी गेट ओपन नहीं है। तो फे बोलता है रूइन में तो है। तो मिरांडा बोलती है तो पर पिछले 40 सालों से वहां कोई भी नहीं गया, तो बोलो क्या प्लान है तुम्हारा। तो फे बोलता है मेरी एक जीत यूज करके मैं बुकमेकर को चैलेंज करूंगा, जीता तो उसकी हार कम हो जाएगी और फिर उसे रिटायर नहीं होना पड़ेगा। नेल पूछती है अगर मैं हार गई तो क्या होगा। तो फे बोलता है तो कुछ नहीं होगा। मिरांडा बोलती है कि तुम्हारे खाते में अभी 6 जीत है और तुम 10 जीत के बहुत करीब हो, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो पॉल बोलती है ठीक है, तो मेरी जीत का यूज कर लो। बस पर्ल ये चाहती है कि नेल उनके साथ पूरे दिल से गेम खेले। फे बुकमेकर के साथ होने वाले गेम के लिए कैलकुलेशन कर रहा था। अब हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ ट्रेन से चारों रोइंग की ओर जा रहे थे, जहाँ नेल बहुत ज्यादा घबराई होती है। तो फे कहता है नेल घबराओ मत, वैसे मेरे भी दिमाग में काफी देर से कुछ चल रहा है। तो पर्ल पूछती है कहीं तुम बुकमेकर के बारे में तो नहीं सोच रहे। तो फे बोलता है कि हाँ मैं सोच तो उन्हीं के बारे में रहा हूँ। बुकमेकर असल में बाकी गॉड से बहुत ही अलग है और इसमें सिर्फ एक गॉड है और एक प्लेयर होता है, जिसमें मेरी एक जीत एक चिप की तरह काम करेगी, और अगर नेल जीती तो उसकी हार में से एक हार कम हो जाएगी। तो नेल बोलती है अगर मैं हार गई तो मास्टर तो आपकी एक बहुत सी कीमती चीज कम हो जाएगी। तो फिर फे बोलता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर्ल और नेल शॉक्ड हो जाते हैं। नेल बोलती है इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। अब वो लोग रूइन में आ जाते हैं और मिरांडा उनका वेलकम करती है। अब मिरांडा नेल से बोलती है बुकमेकर के साथ तुम्हारा मैच परसों से है, तो तुम जाकर अब आराम कर लो। अब वो लोग पर्ल के घर आ जाते हैं। पर्ल और नेल मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। पर्ल बोलती है मेरा घर थोड़ा छोटा है लेकिन इसे अपना ही समझो। अब हमें लेसे भी दिखाई जाती है जो कि बेड पर सो रही होती है। अब नेल पर्ल से बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम थोड़े और पावरफुल होकर लेडी लेसे और मास्टर फे की मदद कर सकें। तो पर्ल बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उससे पहले हमें जाकर नहा लेना चाहिए। तभी लेसे उठ जाती है और बोलती है क्या हमें नहा लेना चाहिए। तो पर्ल बोलती है हाँ लेडी लेसे क्यों ना आप भी हमारे साथ नहाने चलिए। तो लेसे बोलती है नहीं मुझे कोई काम याद आ गया है, और वो वहाँ से चली जाती है। तो पर्ल नेल को बताती है मैं जब भी इसे नहाने की बात करती हूँ तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब नेल वहाँ नहाने के लिए जाती है। तो थोड़ी देर बाद आकर वो पर्ल से आकर पूछती है वैसे तुम्हें पानी कैसा लगा। वो बोलती है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके शरीर को देखकर नेल एकदम सॉफ्ट हो जाती है कि वाह भाई क्या ही मतलब शरीर है गजब का। दरअसल आगे काफी नोटी टॉक्स होती है जो कि इसी कारण की वजह से लेडी लैश से वहां से चली जाती है। तुम समझ सकते हो किस कारण से, जो कि मैं चित्र में दिखाई दूंगा। अब वो सभी डाइव सेंटर आ जाते हैं और नेल बोलती है कि अब मैं तैयार हूँ, मैं वापस जीत कर ही आऊंगी। अब वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ कोई गॉड नहीं है, बस एक कसिनो टेबल है। तभी वहाँ गॉड आ जाती है। वो देखते हैं कि वो बिल्कुल नेल जैसी दिख रही होती है। वो बताती है कि मैं किसी का भी रूप लेने वाली गॉड ग्रिम्वा हूँ। अब नेल वहाँ जाने लगती है गेम खेलने के लिए। तो फिर बोलता है मैं नेल पर अपनी 3 जीत लगाऊंगा। तो पर्ल और नेल शॉक्ड हो जाती हैं। नेल बोलती है मास्टर फे इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो फे बोलता है मैंने कल ही रात ये बात सोची थी, अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी हार 0 हो जाएगी, पर ये हार हुई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन ऐसे भी बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ बुकमेकर आकर बोलती है मुझे ये शर्त मंजूर है। अब फिर नेल से बोलता है तुम इससे ज़्यादा मत सोचो। तो अब नेल बुकमेकर से बोलती है गेम शुरू करते हैं, ये बताइए कि गेम कौन सा है। तो ग्रिम्वा बोलती है कि जो गेम हम खेलने वाले हैं उसका नाम है पोकर।
अब वो दोनों गेम स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग गेम खेलने लगते हैं तो नेल पहले फर्स्ट राउंड हारती है, फिर सेकंड राउंड हारती है, फिर वो थर्ड राउंड भी हार जाती है। अब ग्रीनवा उसे बोलती है तुमने सिर्फ ना हारने का सोचा, अगर तुम जीतने का सोचती तो तुम जरूर जीतती। और फे फिर बोलता है वादे के मुताबिक अब तुम्हारी 3 जीत मेरी हुई, और फिर से उनकी 3 जीत ले ली जाती है। और वहां से जाते हुए वो बोलती है मुझे लगा था कि इतने सदियों बाद किसी ने मुझे चैलेंज किया है तो गेम खेलने में मजा आएगा, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। तो फिर उसे फे बोलता है रुकिए गॉड ग्रीनवा, अब मैं आपका एक नया चैलेंजर बनूंगा, अब आप मेरे साथ अगला गेम खेलेंगी जिस पर मेरी तीनों जीत दाव पर लगेंगी। तो ग्रीनवा बोलती है मुझे ये मंजूर है, और फिर वो चुटकी बजाती है और उस जगह की हर चीज शीशे की तरह टूटने लगती है। और फिर पर्ल बोलती है ये आखिर हो क्या रहा है, पर तभी वो एक अलग ही डायमेंशन जैसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर्ल बोलती है ये हम कहाँ आ गए। तो बुक मेकर बताती है कि गॉड्स के कसिनो में तुम्हारा स्वागत है, और इस गेम का नाम है द 3 चिट्स। एंड इसके बाद अब ये गेम भी स्टार्ट होता है। देखो ये एक पोकर गेम था, तो इस पर फेब को लगता है कि ये चीटिंग करेंगी। तो ग्रीनवा बोलती है हाँ बिल्कुल, इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें मेरे पहले चिट को समझना होगा, और मेरा एक वादा है कि मैं पूरे गेम में सिर्फ एक तरीके का चिट का इस्तेमाल करूंगी। गेम शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हारे दोस्तों को मेरा चिट बता दूंगी। अगर यहाँ सबको मेरी शर्तें मंजूर है तो हम गेम शुरू करते हैं। अब लेसे बोलती है लगता है आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, बोलिए क्या आप बोलना चाहती हैं। अब ग्रीनवा उनके पास जाकर उनको अपना चिट बताती है तो लेसे ऐसा लगती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर लेसे बोलती है ये किस तरीके का चिट है, ये तो फिर तुरंत समझ जाएगा। अब वो गेम स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रीनवा बोलती है हम अपना पहला गेम शुरू करते हैं, तुम्हारा कॉइन तुम खुद चुन सकते हो। तो फे बोलता है मैं ब्लैक एंड व्हाइट कॉइन चुनता हूँ। अब वहाँ से कॉइन फे के पास आ जाता है। तो फे ग्रीनवा से पूछता है कौन सा कोना आप चुनेंगी। तो ग्रीनवा बोलती है किसी भी तरह की बेईमानी ना हो, इसीलिए हर गेम में मैं तुम्हारे दोस्तों को लीडर बनाऊंगी, और कॉइन वो नेल को दे देती है। अब नेल अपने पैर पर वो कॉइन रख लेती है। तो फे पूछता है तुम ये कर क्या रही हो। तो नेल बताती है कि मैं कॉइन को फ्लिप करूंगी। देखो ऐसा है कि मेरे पाँव काफी अच्छे हैं और मेरे पाँव की ट्रेनिंग करती हूँ, और मेरा अराइज भी पाँव से ही है, इसीलिए मैं कॉइन को अपने पाँव से उछालूंगी। मास्टर फे का चेहरा व्हाइट साइड में होता है एंड ग्रीनवा का ब्लैक साइड में, मतलब टेल पे। सो फिर वो अपना गेम रूल बताती है। पहला रूल कि जब वो कॉइन को हवा में उछालेगी, और दूसरा रूल कि जब ये कॉइन हवा में रहेगा फे को हेड या टेल्स बोलना होगा। उसके बाद नेल उस कॉइन पर एक और बार किक करेगी। अब वो कॉइन को किक करके हवा में उड़ा देती है। अब फे बोलता है मैं चुनता हूँ हेड्स। तो नेल उस कॉइन पर एक बार और किक करती है, और जब वो कॉइन नीचे आता है तो उस पर टेल्स आया होता है। तो नेल बोलती है माफ कीजिएगा मास्टर फे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ग्रीनवा की तरफ देखकर सोचता है इसमें तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं हार गया। फिर वो ग्रीनवा से बोलता है कोई नहीं, चलिए अब अगला गेम्स खेलते हैं। तो ग्रीनवा बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो, कहीं तुम घबरा तो नहीं रहे। तो फे बोलता है दरअसल मिरांडा हमारा वेट कर रही है। अब वो पोकर का गेम शुरू करते हैं जिसकी डीलरशिप होती है। अब लेसे कार्ड निकालते हुए बोलती है मुझे यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। फिर अपने मन में फे सोचता है कि कॉइन वाले गेम में जैसे कोई ट्रिक लगी थी इसमें भी कोई ट्रिक लगी होगी, लेकिन लेसे को तो कोई गड़बड़ नहीं दिखी, मतलब कार्ड्स पे कोई गड़बड़ होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब लेसे उनको कार्ड्स देती है। तो फिर अपने कार्ड्स को देखकर वो फे बोलता है 2 कार्ड्स का पेयर अगर मुझे 7 की जगह 8 या एस कार्ड मिल जाएगा तो फुल हाउस की वजह से मैं जीत जाऊंगा। अब फे ग्रीनवा से पूछता है हम में से पहले कार्ड्स को स्वैप कौन करेगा। ग्रीनवा बोलती है कोई भी कर सकता है। तो फे बोलता है तो कार्ड्स का सबसे पहले स्वैप मैं करूंगा, सारे कार्ड स्वैप कर दो। तो ये सुनकर नेल और पर्ल हैरान हो जाते हैं। तो नेल बोलती है आप क्या कर रहे हैं मास्टर। तो फे बोलता है अगर मैंने एक ही कार्ड स्वैप किया होता तो गॉड के लिए वो पूरा का पूरा डेक अनअवेलेबल हो जाता, और जीत का पता लगाने के लिए मैंने सारे कार्ड स्वैप कर दिए। अब लेसे फे को दोबारा कार्ड देती है। तो फे उसे शो करता है। अब फे ग्रीनवा से पूछता है क्या आप शो करेंगी। तो ग्रीनवा अपने कार्ड शो करती है और बोलती है मेरे पास स्ट्रेट फ्लश है। तो फिर फे अपने मन में सोचता है ये तो सीधे सीधे जीत गई, मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन सी चीज का इस्तेमाल कर रही है। अब ग्रीनवा बोलती है चलो अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब पर्ल कार्ड को सफल करते हुए सारे कार्ड बिखेर देती है। वो बताती है कि फे की तरफ 27 कार्ड है और ग्रीनवा की तरफ 26 कार्ड। अब उनका गेम स्टार्ट हो जाता है। अब कार्ड खींचने की बारी ग्रीनवा की होती है। तो ग्रीनवा फे से एक कार्ड ले लेती है और फे अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि ग्रीनवा मेरा जोकर छुएगी भी नहीं। अब ग्रीनवा बोलती है जैसा कि तुमने देखा जोकर अब मेरे पास है, तो चलो अब तुम्हारी बारी। तो फे अपना एक कार्ड निकालता है, उसका पेयर बन जाता है। फिर ऐसे ही गेम चलते चलते लास्ट पर आ जाता है जहां पे फे को कार्ड चुनना था। तो फिर फे अपने मन में सोचता है मेरे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बस मुझे 3 या 9 मिल जाए। और अब हमें यहाँ पे ग्रीनवा के कार्ड दिखाए जाते हैं। अब फे बोलता है राइट वाला कार्ड, तो वो कार्ड उसके पास आ जाता है। वो देखता है कि वो एक जोकर है। अब ग्रीनवा अपना कार्ड लेती है और उसका भी पेयर बन जाता है। अब ग्रीनवा के पास बस एक कार्ड होता है, अगर फे उस कार्ड को खींच लेगा तो वो हार जाएगा। तो ग्रीनवा बोलती है जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था, तीनों गेम्स में मैंने तुम्हें हरा दिया, अब जल्दी से तुम मुझे अपना जवाब बताओ, या बताओ कि मैंने क्या चीट किया। फिर सारी बातों को याद करके और फिर बोलता है एक और गेम खेलते हैं, मैं आपसे ओल्ड मैड में बदला लूंगा। तो फिर पर्ल कार्ड मारती है। अब उनका गेम स्टार्ट हो जाता है और उनका गेम चलते हुए फिर से लास्ट पर आ जाता है जहां जोकर फिर से गॉड ग्रीनवा के पास आ जाता है। ग्रीनवा बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुशकिस्मत हो, अगर तुम मेरा कार्ड खींचते तो शायद तुम ये गेम जीत जाते, पर अब फिर से तुम हारने वाले हो। फे बताता है राइट वाला कार्ड और वो जीत जाता है। तो ग्रीनवा हैरान हो जाती है। फिर फे बताता है असल में ये 4 वर्सेस 1 का गेम था जिसमें आप अकेली नहीं थी, मैं अकेला था, सही कहा ना लेडी लेसे। अब ग्रीनवा पूछती है तुमने मेरा चीट पकड़ा कैसे। तो फे बोलता है जब आपने जोकर ड्रॉ किया तभी मैं समझ गया था कि अगर मुझे तुम्हें हराना है तो आप जोकर मुझसे ही ड्रॉ करवाएंगे, इसका मतलब गॉड अपने कार्ड्स के साथ चीट कर सकती हैं लेकिन फे के कार्ड के साथ नहीं। तो फे बोलता है हाँ बिल्कुल यही दूसरी बात मुझे अजीब लगी और मैं समझ गया। फिर फे बोलता है 27 कार्ड की वजह से दोनों गेम में मुझे ही नुकसान होना चाहिए था। पहले गेम में तो मुझे अपने दोस्तों पर शक हुआ, पर ये अराइज यूज करके मुझे जोकर ड्रॉ करवाने के लिए था। मैंने जैसे ही राइट वाला कार्ड बोला वैसे ही पर्ल ने अपना शिफ्ट यूज करके कार्ड को चेंज कर दिया और कॉइन फ्लिप और पोकर में चीट करने वाले नेल और लेडी लेसे थे। पर सच में बहुत मजा आया।
आपने तो शुरू में ही हिंट दे दिया था कि आपकी ट्रिक क्या होगी। अब हमें दिखाया जाता है जब गिम्बा ने फे को बताया था कि इंसान के आते ही मैं उसके अराइज के बारे में जानने लग जाती हूँ, तभी फे को समझ में आ गया था कि वो चीट के लिए किसका इस्तेमाल करेगी। अब फे बोलता है कॉइन स्लिप में नेल ने मूवमेंट रिवर्स यूज किया था ताकि कॉइन गिरने पर टेल सी आए, तो नेल बोलती है मुझे माफ कर दीजिए। अब फे बोलता है लेडी ले से गुस्से में बोलती है क्यों फे, तो फे बोलता है पोकर में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कार्ड्स तो आप ही ने बांटे थे ना। लेसे बोलती है पोकर गेम में तो पहली बार में ही आंखें बंद करके स्ट्रेट फ्लश मार सकती हूँ। तो गिम्बा फिर से बोलती है फाइनल गेम ओल्ड मैड में क्या हुआ, अभी भी समझ नहीं पाई। तो फिर फे बोलता है पर्ल की अराइज को रोकना थोड़ा मुश्किल है। तो गिम्बा बोलती है मतलब पर्ल ने रूल्स तोड़े और उसने अपने अराइज का जानबूझकर इस्तेमाल किया। तो फे बोलता है ऐसा नहीं है, बोलता है कि पर्ल ने जिस चीज को 3 मिनट पहले छुआ होगा वो उसी को शिफ्ट कर चेंज कर सकती है, और तब उसे कार्ड बांटे हुए 3 मिनट हो चुके थे, इसका मतलब वो अपना शिफ्ट चेंज एक्टिवेट नहीं कर सकती। गिम्बा बोलती है तुम टाइम पास कर रहे थे, इसका मतलब तुमने वो 5 बस किस्मत से ड्रॉ किया था। तो फे बोलता है ऐसा नहीं है, आपने जोकर की पोजीशन नहीं बदली थी। नॉर्मली जब आप जोकर लेते हैं तो आप जोकर की पोजीशन बदल लेते हैं, पर आपने उस बार जोकर की पोजीशन नहीं बदली थी क्योंकि आप सिर्फ चेंज पर भरोसा कर बैठी थी। तो गिम्बा बोलती है यकीन नहीं हो रहा, मैं हार गई, और नेल के पास जाकर उसकी तीनों हार को 0 कर देती है। अब गिम्बा फिर से बोलती है जाने से पहले मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, तुमने कहा था कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से हुआ, तो उसका मतलब क्या था। तो फिर फे बोलता है दोस्तों जरा अपना हाथ दिखाना, तो सबके हाथों पर 3 जीत होती है। तो गिम्बा बोलती है तीनों के हाथों पर सेम नंबर। तो फिर फे बोलता है हाँ हमने ये पहले ही तय कर लिया था कि हम 10 गेम एक साथ जीतेंगे, हम एक ही टीम की तरह हैं जो साथ में 10 गेम जीतेंगे। तो गिम्बा बोलती है बढ़िया, खेलने पर मजा आया। अब हमें आर्कन कोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर्ल बोलती है कम बैक के लिए कांग्रेचुलेसन नेल, तो नेल बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेस से बोलती है बोर्ड गेम्स में तब सबसे ज़्यादा मजा आता है जब 4 प्लेयर्स खेले, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। अब वो लोग भूल भुलैया में जबरदस्ती इकट्ठा किया गया, 57 घंटे बीत चुके थे, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। तो फिर बोलता है मतलब वहाँ से लौटना नामुमकिन है। तो मिरांडा बताती है इसीलिए हमने एक रेस्क्यू टीम को तैयार किया है जिसमें तुम्हारी टीम के सारे प्लेयर होंगे। तो पर्ल पूछती है और हार जाने के बाद तो हम असल दुनिया में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो लोग तो वापस नहीं आए। तो मिरांडा बताती है कि दरअसल इस गेम में प्लेयर स्कोर्स को बार बार चैलेंज कर सकते हैं, जितनी बार भी लाइफ जाएगी उतनी बार ही शुरू से शुरुआत करना। इसका मतलब तो कभी ना कभी ह्यूमन जीत सकते हैं ना, कि जब वो गेम क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। अब मिरांडा उन्हें डाइव सेंटर के पास ले आती है और बताती है इस गेम को क्लियर करने के 2 तरीके हैं, पहला तो इस गेम को क्लियर कर दो और सारे प्लेयर वापस आ जाएंगे, और नहीं तो वहाँ रहकर खाने पीने की चीज़ और जीने के तरीके ढूंढना होगा। तो फिर बोलता है आज तक जितने भी गेम हमने खेले हैं ये गेम उन सब में सबसे अलग है। वो लोग डिवाइन गेट के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनके सामने एक विंडो स्क्रीन आती है जिसमें लिखा था एक तरफ डिफिकल्ट और एक तरफ ईजी। तो नेल और पर्ल तो ईजी चुन लेते हैं और लेसे एंड फे डिफिकल्ट चुन लेते हैं। तो ये देखकर नेल एंड पर्ल शॉक हो जाते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुमने ये क्या किया। फे बोलता है शायद डिफिकल्टी की वजह से इस गेम की एंडिंग थोड़ी बदल जाए। अब वो लोग वहाँ से गेट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शांति और हरियाली होती है। अब पर्ल को एक सेब का पेड़ दिखता है तो वो वहाँ जाने लगती है, तभी उस पेड़ में से एक सेब पॉल की गाल पर बहुत जोर से लगता है जिससे उसे वापस से शुरू करना पड़ता है।